नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मधेपुरा में जितनी भी परीक्षाएं जो बिहार में होती हैं या फिर देश भर में जो भी परीक्षाएं, उन्हें बड़ी परीक्षाएं जब होती हैं और उनके जब रिजल्ट जब प्रकाशित होते हैं तो लोगों का ध्यान अक्सर लगा रहता है कि मधेपुरा इस रिजल्ट में कहाँ है। और हम आपको ये बताते चलें कि लगभग हर बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जब भी सामने आते हैं तो फिर रिजल्ट में मधेपुरा भी कहीं ना कहीं शामिल रहता है और अच्छे अच्छे परिणाम मधेपुरा के भी सामने आते हैं। और बीपीएससी की रिजल्ट जब कल प्रकाशित हुई, कल जब अचानक चर्चा में आई कि 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा इसे माना जाता है। बीपीएससी अन्य परीक्षाएं भी लेती है, लेकिन ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़े बड़े पद पर जो स्टेट लेवल में जो जाते हैं तो इस परीक्षा के माध्यम से जाते हैं। कल जब परिणाम घोषित हुए तो अचानक लोगों के जेहन में ये बात आने लगी कि मधेपुरा से कितने रिजल्ट हैं। मधेपुरा से भी परिणाम आने लगे और सबसे पहला परिणाम जो हम तक पहुंचा था वो पहुंचा था जो हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं। हम थोड़ा सा परिचय देते हैं, फिर इनका स्वागत करेंगे और फिर इनसे बहुत सारी बातें हम जानेंगे, आपके लिए जानेंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है या फिर आपके परिवार में भी कोई अगर तैयारी कर रहा हो तो उन्हें भी इस लाइव को ज़रूर दिखाएं और आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो उन सवालों को भी हम लेंगे और हमारे साथ जो अतिथि हैं आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उन सवालों का उत्तर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज हैं लाइव में संयम राज। बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें आरडीओ रूरल डेवलपमेंट अफसर के पद के लिए इनका ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जो सामान्य भाषा में जो बीडीओ साहब होते हैं वो इसी पद से बनते हैं, उनके लिए इनका चयन हुआ है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन माना जाए। ये हम थोड़ा सा परिचय इनका आपको देते हैं, उसके बाद इनसे बातें करेंगे। संयम राज हैं, 27 वर्ष मात्र उम्र है इनकी। पिता श्री राजकिशोर यादव अवकाश प्राप्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। एजुकेशन इनकी जो 10th है वो विद्या विहार पूर्णिया से हुई थी और फिर ग्रेजुएशन इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से हुई। घर इनका वर्तमान वार्ड नंबर 20 गुलजार बाग मोहल्ले में मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में इनका घर है। सेल्फ स्टडी को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं। एक बड़ी बात है कि मधेपुरा में रहने वाले छात्र, मधेपुरा से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक काफ़ी ये एक प्रेरणादायक बात हो सकती है कि सेल्फ स्टडी से अगर कोई सेल्फ स्टडी को महत्व देते हुए कोई अगर इतनी बड़ी सफलता अर्जित करता है तो ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। हम आपको बताते चलें कि इनका ये तीसरा प्रयास था, 3rd अटेम्प्ट था और 3rd अटेम्प्ट में जो इनका सिलेक्शन हुआ वो इनका रैंक जो है ओवरऑल 356 और आरडीओ का जो चयन हुआ है आरडीओ की लिस्ट में इनका रैंक 53 है, जो कि एक बेहतरीन रैंक इसे माना जा सकता है। और हम आपको बताते चलें कि पहली बार जब इन्होंने परीक्षा दी थी 64वीं की तो 12 मार्च से ये छूटे थे और फिर अगली बार जब 65वीं की परीक्षा दी, 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसमें 6 मार्च से छूटा था, मतलब कि 6 का गैप था। तो इस हिसाब से माना जा सकता था कि इस बार सफलता निश्चित हो, लेकिन इस बार जो है बहुत अच्छे अंक, मतलब एक पूरा गैप जो था उस गैप को इन्होंने आसानी से भर लिया। क्या क्या इनके विषय रहे, इसमें ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं। हम 3 दर्जन से अधिक लोग तुरंत में जुड़ चुके हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, लाइव को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा मधेपुरा इसी तरह बेहतरीन परिणाम हर वर्ष देता रहे। संयम राज हमारे साथ हैं, इनसे बहुत कुछ हम जानेंगे, बहुत कुछ आप जानेंगे और देखें कि सफलता की आखिर क्या, सफलता के क्या तरीके होते हैं, क्या कोई स्ट्रेटेजी, कोई एक खास एक प्लानिंग होती है, कैसे तैयारी करते हैं जो छात्र सफल हो जाते हैं जबकि ढेर सारे छात्र असफल होते हैं, अधिकांश छात्र असफल होते हैं। आखिर क्या अंतर है, इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। संयम राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनके लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मधेपुरा टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मधेपुरा के लोगों से और आपके जो भी दर्शक हैं उनके साथ जुड़ सकूं, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं खुद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले जो जानना चाहेंगे इसमें कि ये जो परीक्षा है जी ये परीक्षा मतलब
जैसे प्रीलिम्स है इसमें, जी। फिर मेंस है, कितने कितने मार्क्स का ये प्रीलिम्स है और कितने मार्क्स का मेंस है ये? जी, प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का है और हम 67th में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हालांकि अब बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को भी इसमें इंक्लूड किया है। जी। और जो मेंस की परीक्षा है वो मुख्य 900 नंबर की मेंस की परीक्षा होती है, जिसमें कि 600 नंबर के 300 नंबर के GS1 और जनरल स्टडीज़ 1 जिसको कहते हैं, हिंदी में कहें तो सामान्य अध्ययन 1, और GS1 और GS2 के 300 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। ऑप्शनल हमारे 67 तक ऑप्शनल का काफ़ी महत्व था, क्योंकि 300 नंबर के ऑप्शनल की भी परीक्षा होती थी। हालांकि अब बीपीएससी ने ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया है, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। और अगेन उन्होंने इसको भरपाई के लिए उन्होंने ऐसे को इंक्लूड कर दिया है, जिसकी भी परीक्षा 300 की होगी। तो अब भी मान के चले कि कुल परीक्षा जो है वो 900 अंकों की होगी मुख्य परीक्षा। और इंटरव्यू में हम कहें तो इंटरव्यू जो है वो टोटल 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। तो कुल मिला के मेन्स और इंटरव्यू के 10-120 की परीक्षा होती है, जिस पर मेरिट बनती है। तो जैसे कि 10 से 20 का टोटल एग्जामिनेशन हुआ, रिटेन और फिर इंटरव्यू को मिला करके, मेंस और इंटरव्यू को मिला करके जी। जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है जी उसमें। बिल्कुल। तो इस बार क्या जानकारी है, कट ऑफ मार्क्स कितना गया, मतलब कितने तक का सिलेक्शन हो गया इसमें? जी, अगर सामान्य कैटेगरी में बात करें तो 553 नंबर जो है ये जनरल की कटअप गई है। अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो उसमें 550 गई। इस तरह से 8-9 कैटेगरीज करीब हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग है, SC ST EWS EBC और इन सब के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का फ़र्क नहीं होता है, मान के चलें तो 10 से 15 नंबर के अंदर सारे मेरिट ये लिस्ट सारे मेरिट खत्म लिस्ट आ जाते हैं। जी। जैसा आपने जिस तरह एक जानकारी मिल रही है संयम राज जी से कि कट ऑफ जो है एक सामान्य दो, अगर हम ले दो मेन में ले, मधेपुरा के संदर्भ में, कोसी के संदर्भ में, कि जनरल में 553 गया और ओबीसी में 550 गया। तो ये एक मामूली सा अंतर है, ये अंतर इसे नगण्य कहा जा सकता है, 3 मार्क्स का ये अंतर है। तो कहने का मतलब कि ये नहीं है कि कोई हम कम मेहनत करेंगे, हमें अगर किसी तरह का रिजर्वेशन प्राप्त है तो हम थोड़ा कम मेहनत करें तो हमें सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल भी कंपटीशन कड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन कड़ा है। और इस बार हमें 3 मार्क्स का फ़र्क भी देखने के लिए मिला है। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि मैंने 64वीं और 65वीं की भी इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मैंने फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाया। तो अगर उस बार के कट ऑफ को हम देखें तो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के दोनों के ही कट ऑफ बराबर गए हैं। तो ये हमें भ्रांति में नहीं रहना है कि हम किसी अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो हमें शायद कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर वर्ग के लोगों में मेधा है और हर वर्ग के लोग अपना बेहतर दे रहे हैं। तो हमें जो है मैक्सिमम को टारगेट करके चलना है कि अगर 553 है इस बार कट ऑफ, तो हम जो भी बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे, जो भी हमारे दोस्त एग्ज़ाम देंगे आगे, उनको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने कट ऑफ को 560 के रेंज में पहुंचा पाए, कि हम उतनी की तैयारी करें तो शायद इस कटअप में हम कहीं ना कहीं लाइक करेंगे। मतलब कि तैयारी कुछ अधिक मार्क्स के लिए ही करनी चाहिए। जी निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम एक अभी की कटअप को अगर हम एक पैमाना बना लें तो शायद हम वहां तक पहुंच ना पाए। जी। हमेशा कहते हैं अगले बार हो सकता है कि और ज्यादा ऊपर चला जाए। जी निश्चित रूप से, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि हमेशा लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए और लक्ष्य बड़ा होता है तभी शायद हम अपने जो नियत गोल है वहां तक पहुंच पाते हैं। जी। संयम राज, ये आपका तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में सिर्फ 12 मार्क्स से पीछे थे, दूसरे प्रयास में 6 से थे। तो ये तो दर्शा रहा था कि आप कुछ जो है उस जो गैप है उसे आप भर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, कई रिजल्ट हमने देखे हैं कि पहले प्रयास में बहुत अच्छा था, इंटरव्यू तक गए, दूसरे प्रयास में पता चला कि प्रीलिम्स भी नहीं, बहुत सारे छात्रों को देखा ये। तो कभी कभी होता है कि जो एक जब भी एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे कोई भी प्रयास रहे, एक डर सा मन में बना रहता है, बहुतों में आत्मविश्वास भी रहता है। तो ये आप कितना आश्वस्त थे इस बार इस सफलता के प्रति? जी निश्चित रूप से ये बात सही है कि आप किस प्रयास में इंटरव्यू तक जाते हैं और अगले प्रयास में आपका प्रीलिम्स भी नहीं होता। यही इस एग्ज़ाम की खूबसूरती कह लें और इस एग्ज़ाम का नेचर कह लें। जब किसी टॉपर या फिर किसी भी सेलेक्टेड को ये नहीं पता होता है कि हम इस बार सेलेक्टेड होंगे भी होंगे नहीं होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में एक जो इसका मैंने अपने 3 प्रयासों में जो सीखा कि आप अपने मेहनत को कंसिस्टेंट होकर के मेहनत करते रहें, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। आप कभी नहीं ये कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट किस बार हो जाएगा,
लेकिन अपने आप को हमेशा जो आपका पिछले बार का प्रयास था और जो आपका लिमिट था, उस लिमिट को आप कहाँ तक क्रॉस कर पा रहे हैं, तो मुख्य रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही मेरी रणनीति हमेशा से रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 मार्क्स से मेरे 64वीं के प्रयास में छूटे, 65वीं में 6 मार्क्स से छूटे। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे अपने मेंस के मार्क्स को बेहतर कर सकूं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और उसका 120 का स्कोर है मात्र, और जहां 900 नंबर का स्कोर है, तो हम 900 जो हमारे हाथ में है हम उसको कहीं ना कहीं बेहतर करें, 120 के भरोसे ना रहे। 120 दूसरे के जी, वो सामने वाले के पाले सामने में वाले है के कि पाले वो में है, हमें जी। किस तरह एसेस करते हैं। अगर सही मूल्यांकन निश्चित रूप से उनका होता है, और हम अगर मेंस में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेरिट में अपने आप का जगह बनाएंगे। जी। इस बीच ढेर सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं और हम कुछ टिप्पणियों को लेते हैं, फिर आगे और भी बात करेंगे। फिर कैसे इन्होंने तैयारी की कि इतनी अद्भुत सफलता हासिल की, उस पर भी हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। विषय कौन कौन से थे और विषयों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक बार टिप्पणी को ले लें। सुमन कुमार लिखते हैं नाइस। भूषण रघुवंश यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। ऋतुराज लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुमन कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमन भगत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुंदन कुमार कहते हैं कौन कौन से बुक पढ़े नए पैटर्न के लिए। हम आ रहे हैं इस पर, हम बातें करेंगे, तो थोड़ी विस्तार से ही बातें करेंगे ताकि तैयारी करने वाले बाकी जो आगे के छात्र हैं उन्हें मदद मिल सके हमारे लाइव के माध्यम से। रोशन रमन कहते हैं बहुत बहुत बधाई। सतीश कुमार कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। सोनम यादव लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार कहते हैं परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस अद्भुत सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सुशांत कुमार यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंजन यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशीष कुमार मयंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशुतोष छोटू कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुकेश कुमार ऋतुराज लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनमीत आनंद यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिथिलेश वत्स लिख रहे हैं ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। इसके बाद भी और भी टिप्पणी है। जी, मुकेश कुमार लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। शेखर हिमांशु लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो आपको। गुड्डू यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। सोनू यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। आशीष राज लिखते हैं बधाई हो। डेजी कुमारी कॉन्ग्रेचुलेशन। सूरज कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। पल्लवी सिंह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनीष कुमार यादव नाइस अचीवमेंट्स। डेजी कुमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रही हैं। सूरज कुमार लिख रहे हैं बधाई। राहुल यादव कहते हैं जी थोड़ा इनका अलग है लेकिन हम इनकी टिप्पणी को पढ़ते हैं। लिखते हैं मधेपुरा टाइम्स के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवहन विभाग की मनमानी और वाहन संचालकों द्वारा आम आदमी से अधिक भाड़ा वसूली संबंधित मामले को लेकर इंटरव्यू का समय चाहिए। सर बिल्कुल राहुल जी, जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं को भी हम ले। पल्लवी सिंह लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भी टिप्पणियां हैं और हम एक बार हम रिफ्रेश करके टिप्पणियों को ले लेते हैं। कुंदन कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। इंजीनियर सुनील कुमार बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास यादव बहुत बहुत बधाई। गौरव यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। नवल किशोर यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर्षवर्धन राठौर खूबसूरत कामनाओं संग बहुत बहुत बधाई। आपका कर्तव्य पथ वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करें, यही कामना है। गौरव यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनीष कुमार यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। उत्कर्ष झा लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। नीरज यादव लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई। ढेर सारे देखिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है मधेपुरा के जो लिए। भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे इस जर्नी में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका जरूर न योगदान रहा है। तो मैं हमेशा आपके लिए आभारी रहूंगा। बिल्कुल, एक चीज तो हम देखते हैं कि शुभकामनाएं, इतने सारे लोग जो हैं जो बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई बेटा इस तरह अपना परचम लहराए। मधेपुरा का नाम जो है हर साल रोशन करने वाले की संख्या लगातार बढ़े, इसके लिए बहुत सारे लोग मधेपुरा के हैं जो कि चाहते हैं कि मधेपुरा इसी तरह अपनी खूबसूरती बिखेरता रहे। और पहले का जो मधेपुरा जो एक कहा जाता था, जिस हिसाब से कहते थे मधेपुरा में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं, ठीक है, सुविधाओं की भले कमी हो, लेकिन इन्हीं कमियों में से हमारे बेटे और बेटियों ने खुद को इस कदर निखारा है कि देखने वाले बाहर जो खास करके मधेपुरा से जब हमारे लाइव के माध्यम से या अन्य माध्यम से जब मधेपुरा से ऐसे परिणामों की चर्चा जब बाहर तक जाती है, दूर जाती है,
दिल्ली जाती है या फिर विदेशों तक जाती है तो वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, मधेपुरा अब वो मधेपुरा नहीं रहा। यहाँ सुविधाओं का भले अभाव अभी भी हो, लेकिन यहाँ के युवाओं में काफ़ी दम है जो अपने आप को निखार लेते हैं इस परिस्थिति में भी। जी वो बिल्कुल सही कहा गया है कि हम, हालांकि ये पूरे बिहार के लिए उपयुक्त है, लेकिन मधेपुरा ने हमेशा संघर्ष में सौंदर्य को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक ही परिवेश से आते हैं, सबकी सामान्य इसी स्तर की चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं, और इसी में से हमको आगे बढ़ करके अपने आप को देश और राज्य और विश्व भर में अपने आप को स्थापित करना है और हिम्मत कभी नहीं हारना है। जी। चलिए हम एक जो विषय वस्तु से संबंधित हम प्रश्न लेते हैं कि हमें एक चीज बताइए कि प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि सबसे पहला स्टेज है और कहीं भी ठीक है, ये अलग बात है कि मेंस के जो मार्क्स हैं उसे और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार होता है, लेकिन जब प्रीलिम्स में ही हम पास ना करें तो फिर मेंस देने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और बाकी चीज़ फिर रहा कहाँ जाती है। इसलिए प्रीलिम्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए, चूंकि उसे पास करना जरूरी है। इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी में भी कहीं से कोई, हमें लगता है कि लापरवाही बरतने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो संयम राज हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करें ताकि उसमें सफलता सुनिश्चित हो सके। देखिए प्रीलिम्स का जो नेचर है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमने प्रीलिम्स के ही स्तर को पार नहीं किया तो शायद हमारे कितना भी ज्ञान है वो हम अपने मेंस और इंटरव्यू में निश्चित रूप से नहीं दिखा पाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम है विभिन्न राज्यों। आप तो जहाँ तक मैंने देखा कि मेरे कई मित्र जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो भी बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इंटरव्यू स्तर तक मैंने ऐसे लोगों से मिला जो कि दिल्ली ही उनका होम टाउन है, लेकिन वो बिहार आकर के रोजगार करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है। अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि कैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो हमें सबसे पहले उस नेचर को समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स क्या, कहाँ से क्या सवाल पूछती है। निश्चित रूप से यह एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे अब तक। हालांकि अब कुछ नेचर में ज़रूर चेंज हुआ है, निगेटिव मार्किंग आने के बाद क्वेश्चंस डेफिनेटली थोड़े कंसेप्चुअल हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब ऑब्जेक्टिव का हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो बेसिक टेक्स्ट है, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री था मुख्य रूप से, और साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, बिहार स्पेसिफिक काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जो करंट अफेयर्स है हमारा बिहार और इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, ये चार जो है ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। हालांकि इसके अलावा जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट जो मेजर सेक्शन है जो मैंने चार बोला, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स, साइंस, और ये जो मेन और साइंस, हाँ मैंने बता दिया, ये चार जो है ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो इसके लिए हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है कि हमें क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। अगर मैं आपको अपना आंकड़ा बताऊं तो जब मैं प्रथम प्रयास में ही 64वीं से जा रहा था तो अनबिलीवेबली मैंने करीब 50,000 से 60,000 MCQs सॉल्व किए। ये अनबिलीवेबल डाटा हो सकता है, लेकिन मैंने उसको किया। अब आप पूछेंगे कि क्या रहा आपका सोर्स, आपने कहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस किए। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम की बुक आती है, एक राजीव अहिर द्वारा लिखी गई बुक है, मैं उसका अध्ययन करता था। पॉलिटी के लिए एल लक्ष्मीकांत पढ़ता था, जैसा कि सारे यूपीएससी और बीपीएससी के छात्र पढ़ते हैं। इन सब के बाद बिहार स्पेसिफिक के लिए मैं इम्तियाज़ अहमद सर की बुक पढ़ता था, और करंट अफेयर्स के लिए मैं मुख्य रूप से न्यूज़पेपर पे रिलाई करता था। और मैं अंग्रेजी माध्यम से हूँ तो मैं द हिंदू पढ़ता था। आप कोई और दैनिक जागरण या जो भी राजनीतिक संस्करण आते हैं, नेशनल संस्करण, आप वो पढ़ सकते हैं। और इन सब को जब पढ़ने के बाद, ये पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैंने जो घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो इलाहाबाद से पब्लिश होती है, उसमें आपको अब तक के जितने भी एग्ज़ाम भारत में कंडक्ट होते हैं जीएस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस वो हर साल कंपाइल करते जाता है। तो वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस को लगाए, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे मैंने उसके टेस्ट सीरीज मार्केट से ख़रीदा। हालांकि मैं कहीं ज्वाइन नहीं किया, मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीदता था और उसको मैं क्वेश्चंस को लगाता था। ऑनलाइन सेक्टर में जैसे कोई भी ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं, गूगल कर लिए, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उसको सॉल्व करते जाता था। तो मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे रिलाई करना पड़ेगा।
और जितना आप क्वेश्चंस करेंगे आप उतने अच्छे से वहाँ पर वो चीज़ आपको प्रदर्शित होते रहेगी, परिलक्षित होगी आपके आंसर्स में। जी, तो प्रीलिम्स की तैयारी भी एक गंभीरता से करने वाली बात है और इस बीच सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर करें इस लाइव को, ताकि आपके जो भी परिजन हैं, आपके परिवार के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य तैयारी भी कर रहे हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। और एक बार टिप्पणियों को हम रिफ्रेश करते हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि ढेर सारी टिप्पणियाँ फिर आ गई हैं। इस रविवार के दोपहर को इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और चूंकि ये एक मेरिट से एक समझते हैं कि एक ज़िंदगी बनाने वाली एक बात होती है, कभी अगर बड़ी सफलता आपको मिल जाती है, आपके घर के किसी सदस्य को बड़ी सफलता मिलती है, तो ये हम सब के लिए, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। जी, विकास यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। इंजीनियर सुनील कुमार लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुंदन कुमार बहुत बहुत बधाई भाई। गौरव यादव बहुत बहुत बधाई। नीरज यादव बहुत बहुत बधाई। अंबिका प्रसाद लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई। गौरव यादव लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोहित कुमार रंजन लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। गौरव यादव फिर लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। सौरभ सिंह कहते हैं कॉन्ग्रेट्स। रोशन कुमार लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष राज, स्माइल प्लीज भाई, आपके लिए कह रहे हैं आशीष राज। कोई होंगे आपके मित्र होंगे? नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई मेरे हैं, बड़े वो भाई, मेरे अच्छा, हैं। इसीलिए कह रहे हैं जी। जी। जेम्स कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। मंगल यादव लिखते हैं अनेकों मंगल कामनाएं। सरोज यादव लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीएसएम प्लेनेट होम लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। राहुल यादव छात्र नेता लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। पप्पू कुमार बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। विकास यादव मधेपुरा के धड़कन हो आप भैया जी। गुड्डू यादव कहते हैं कैसे पढ़ाई किया जाए कि अपने सपने को पूरा कर सके बीपीएससी का। हम आते हैं इस पर, ढेर सारी बातें हम लगातार कर ही रहे हैं। रोहित कुमार रंजन लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमाशंकर झा लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। संतोष सिंह लिखते हैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। राहुल यादव छात्र नेता लिखते हैं संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता के बाद दुनिया संघर्षशील व्यक्ति के साथ होती है। मिताली कुमारी लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबू। मिथिलेश वत्स लिख रहे हैं राकेश भाई प्लीज आस्क हिम अबाउट द अप्रोच ही हैड टेकन फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड ऑल्सो द यूजफुल बुक ही हैड read for this। चलिए हम किताबों की चर्चा हम लेते हैं और फिर इनकी जो तैयारी की जो एक अपना जो स्ट्रेटेजी था, कैसे इन्होंने एक स्मार्ट पढ़ाई कहते हैं वो इन्होंने कैसे की, इस पर हम आते हैं डिटेल में, पूछते हैं। और हमें एक चीज़ आप बताएं कि प्रीलिम्स के बाद जैसे मुख्य परीक्षा के लिए जैसे जानकारी मिली कि जीएस के पेपर्स और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जीएस के लिए तैयारी कैसे करें और ऑप्शनल के लिए, अच्छा ऑप्शनल का सिलेक्शन करने का क्या होना चाहिए, एक दिमाग में होता है ऐसा। हमें लगता है कि यहाँ भी आकर के जो तैयारी करते हैं एक बार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में अधिकांश छात्र यहाँ आते हैं कि ऑप्शनल में क्या विषय लगे। जब सिलेबस को देखते हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट उसमें देखते हैं, जो सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन के नहीं भी होते हैं, बहुत सारे छात्रों ने वैसे सब्जेक्ट को भी लिया है जो उनके ग्रेजुएशन के नहीं थे और सफलता भी हासिल की है। तो यहाँ एक कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट हम कैसे चुनें। जी, जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट ग्रेजुएशन पेपर कुछ अलग है और ऑप्शनल के पेपर अलग है, तो मेरे भी केस में ऑलरेडी ये हुआ कि इकोनॉमिक्स से मेरा ग्रेजुएशन है और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में अपना ऑप्शनल पेपर चूज किया। तो इसका मुख्य कारण, ये दो मुख्य कारण है कि पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आपकी रुचि किस में है। अगर आपको वो सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी डेप्थ तक पढ़ाई करनी होती है ऑप्शनल के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, किस चीज़ से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। मेरे केस में हमेशा से था इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मेरा काफ़ी पसंदीदा सेक्शन रहा है हमेशा से। और दूसरी चीज़ जो है कि क्या उस सब्जेक्ट के मटेरियल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है तो फिर ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ रुचि काम नहीं करेगा, तो रुचि और अवेलेबिलिटी, ये दो चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। जी, जीएस की तैयारी कैसे करें? जीएस के लिए अगेन आपको सिलेबस पे एकदम अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा कि जीएस के लिए अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है
हिस्ट्री के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाते हैं, और एक किन्हीं ने अभी कमेंट किया था कि स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या करें और उनके लिए क्या अप्रोच है। तो स्टैटिस्टिक्स भी आपका GS1 का ही एक पार्ट है। तो जीएस के लिए आप जो सिलेबस में है और वहाँ पर एकदम मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग्स लिखी होती है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, चंपारण मूवमेंट है, संथाल मूवमेंट है, और कुछ आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड सिलेबस में है। तो उन सिलेबस के आप टॉपिक्स को अपने हिसाब से आप सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, और वहाँ से, और अब आप देखेंगे डिफरेंट कोचिंग्स के पोर्टल भी बने हुए हैं जो आपको बनी बनाई मटेरियल भी वहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से 3-4 इंस्टीट्यूट के आप पोर्टल पे जाइए और देखिए, और उसको अपने शब्दों में अपना एक नोट्स बनाइए। हमेशा से मेरा ये अप्रोच रहा कि मैं सोर्सेस काफ़ी पढूं, लेकिन मेरा एक क्रिस्प नोट जो होगा वो हमेशा मेरे पास होगा, और उसी पर हमेशा रिलाई करना है। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं हो सकता है। हम कितने ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखे हैं, न्यूज़पेपर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि हर दिन इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं कि कोई भी एक घटना रिपीट नहीं होती, और आप कुछ भी अगली मोमेंट में क्या होगा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको बार बार हर दिन के न्यूज़ से अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को। और जो स्टैटिक्स के लिए आपने अभी किसी मित्र ने ये कहा कि स्टैटिक्स DI के लिए आपने क्या किया, तो जहाँ तक कि मेरा स्टैटिक्स पे पर्सनली कमांड अच्छा था, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक BPSC ने पूछे हैं मैंने उसको कई बार बनाया। और मैं आपको भी, या जो लोग भी, जिन लोगों की भी ये समस्या है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाइए, और जो भी क्वेश्चन है आप उनको मल्टीपल टाइम्स बनाइए। BPSC बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती है अपने सिलेबस और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। ठीक है, अगर आप किसी एक फिक्स्ड सोर्स की बात करेंगे तो LK झा सर की बुक आती है, आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने RS अग्रवाल के क्वेश्चंस उठा लिए कि जो भी स्टैटिस्टिक्स और DI के क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव RS अग्रवाल आती है कॉम्पिटिशन्स के लिए, मैंने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ कोचिंग संस्थान जो अपने टेस्ट पेपर में क्वेश्चन डालते हैं उसको कर लिया मैंने। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब का मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। GS1 की हमने बात कर लिया। GS2 में अगर आते हैं, जहाँ पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एंड साइंस एंड टेक, ये 4 सेक्शन है। ये यहाँ पर जो सेक्शन है ये काफ़ी डायनेमिक है। इसमें आप एक हिस्ट्री के तरह चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो पॉलिटी के लिए, जैसा कि हर कंपटीशन में आए हुए अभ्यर्थी जो भी हैं वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, उसी तरह मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंने उनके नेचर को समझा, क्योंकि यहाँ पर आपसे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है कि अर्थ का क्या रहा, अर्थक्वेक्स कैसे आए, ये नहीं पूछा जाता है। आपसे यहाँ पर जो हमारी जो डे टू डे लाइफ से ज्योग्राफी, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है कि कैसे उसको अभी टैकल किया जाए, पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने वन अर्थ वन सन वन ग्रिड की बात कर रहे हैं, हम लोग सोलर अलाइंस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो हमें अगेन करंट में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं और किससे इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है उन चीज़ों से। तो उन खास टॉपिकों का आप लिस्ट बनाइए, और उन टॉपिकों पे आप अपना एक नोट्स तैयार कीजिए। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द हमेशा आएगा। इकोनॉमिक्स में अगेन कि हमारे जो अर्थव्यवस्था, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। मार्केट में अभी इन्फ्लेशन है काफ़ी, रिसेशन काफ़ी है, इन सब के मुख्य कारक क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बेसिकली पढ़ना होगा। इसमें आपसे कोई भी थ्योरी इकोनॉमिक्स की नहीं पूछते हैं वो, कि हाँ डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या होगा, ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जनरल स्टडीज़ नाम है तो उसका उसी आधार से क्वेश्चन भी बनता है कि जो हम सब हर जनमानस को एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और साइंस एंड टेक में अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक में हम लोगों ने प्रगति किया है। हम चांद पे के दक्षिणी छोर पे भी गए हैं, तो अगेन वहाँ से क्वेश्चन आना बनता है। हम मंगलयान के लिए जा रहे हैं, अपने अपने जितने एस्ट्रोनॉट हैं उसको हम स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं 2024 तक। तो गगनयान प्रोजेक्ट जो है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है, इसरो का इस्टेब्लिशमेंट है, इसरो किस तरह से रेगुलर काम कर रही है, तो इन सब चीज़ों पर अगर हम नज़र बनाए रखें
तो हमारा साइंस एंड टेक के भी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार रिपीट होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस जो हमारे डे टू डे लाइफ को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ों का नोट्स बना लेते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छा एनालिसिस है, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ इस बात पे कि आप जो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे उससे बहुत ऐसा रेयर चांस होगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं बाहर उससे जाएगा। बाहर जाएगा। मेरे केस में मैं उन चीज़ों को अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे या किसी भी माध्यम, सोशल मीडिया माध्यम से मैं उन चीज़ों को शेयर भी करूँगा कि मैंने जैसे अगर GS1 के 20 क्वेश्चंस बना लिए, लास्ट 15 दिन में मैंने सारी पढ़ाई की और लास्ट 15 दिन में मैंने 20 क्वेश्चन तैयार किए, और मेरा ये फर्म बिलीव था कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जा सकता है, और मेरे GS1 2 ऑप्शनल में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि उस 3 घंटे के दरमियान में आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता है। आप जिन चीज़ों को कई बार प्रैक्टिस करके रहेंगे, आप वहीं जा कर के आपका ओरिजिनल चीज़ ही निकलेगा, आप वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि आप एक क्वेश्चंस को कई बार, राइटिंग स्किल्स जो है वो कई बार मायने रखता है, तो आप उसको जाके अच्छे तरीके से पुट कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे, मतलब कि अगर मेंस है तो आपको राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। मैं कहूँ तो मैंने 24 डेज़ जब बचे थे, मैंने सॉरी 41 डेज़ जब बचे थे मेरे, तो मैंने उसमें 24 बॉल पेन को मैंने लिख लिख के ख़त्म कर दिया आंसर को। एक क्वेश्चन को एटलीस्ट मैंने 5 बार लिखा, क्योंकि मैं 2 बार से मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एकदम से वहां जाने के बाद मुझे कुछ सोचना ना पड़े, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप भी ये रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दूसरी रणनीति भी हो सकती है, और जी, वो अपनी भी अपनी भी हो अपनी सकती अपनी है, अपने रणनीति अपने। है, जी वो कारगर है। जी। ऑप्शनल पेपर की तैयारी पर थोड़ा सा। जी, ऑप्शनल पेपर जैसा बताया मैंने, रुचि और अवेबिलिटी के माध्यम से होगा। और ऑप्शनल पेपर का जहाँ तक कि अब बात है, अब ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर आएंगे, अब जो अभ्यर्थी जाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि अब हमारे तरह आपको पूरे सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं लिखने पड़ेंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम तैयारी कहाँ करें और इसका चयन कैसे करें। अब चयन कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाएगा कि हम उन सब्जेक्ट का चयन करें जिनका क्या, अगर हम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वेल वर्स नहीं है और मैथमेटिक्स हमने ऑप्शनल ले लिया, और ऑप्शनल के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और पूरे 2 घंटे 3 घंटे में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया और 100 क्वेश्चन पढ़े, तो यहाँ पर जाके हमारी रणनीति गलत हो सकती है। तो हम ऑप्शनल का ऐसा चयन करें जिनका कि मटेरियल हमारे प्रीलिम्स से लायक करता हो। अगर हिस्ट्री है तो हमने कई क्वेश्चंस किए हैं हिस्ट्री पे, पॉलिटी है तो हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। तो कहीं ना कहीं, और क्वालिफाइंग नेचर है, निश्चित रूप से 40 नंबर हर कोई ला सकता है जो थोड़ी से भी उस पर ध्यान देगा। तो आप ऑप्शनल को ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शनल अब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, लेकिन हाँ, क्वालिफाई तो करना है तो करना ही है। इसके बदले ऐसे आ जाता है, ऐसे पर आप फोकस कीजिए। ऐसे में अगर आपने जीएस के क्वेश्चंस, जीएस आपका जितना अच्छा प्रिपेयर्ड होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से आप न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, आपका ऐसे का जो क्वालिटी है उतना इनरीच होगा, क्योंकि आपके पास उतने डेटा होंगे, उतने ज़्यादा आपका विज़न होगा कि हम किसी भी टॉपिक पे किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। जी, इस बीच फिर कई टिप्पणियां आ गई हैं, हम टिप्पणियों को लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम और भी बातें करेंगे, वो बातें करेंगे कि जिससे कि इस भीड़ में जो कुछ ही चेहरे चमक पाते हैं, खास करके ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आखिर क्या फ़र्क होता है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। टिप्पणी है ओम आनंद लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो भैया जी, आप हमेशा स्वस्थ रहें। ओम आनंद तबला वादक, ओम आनंद जी। जी, लड्डू यादव जो है वो प्रणाम का इमोजी भेज रहे हैं। साधना कुमारी लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई। सुगंधा आनंद लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। केशव किशोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आत्मानंद कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूबी कुमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड्डू यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। सत्यम कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम प्रकाश कॉन्ग्रेचुलेशंस। पल्लवी लूसी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुकूल मिश्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बबीता यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। मौसम, मौसम भी आपका कुछ मेरा घर नाम का पता नाम चला, घर है, का नाम तो मुझे। इसलिए भी जो लोग जानते हैं। राहुल यादव लिख रहे हैं मध्यप्रदेश में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवहन विभाग की बेपरवाह और गैर जिम्मेदार
बस संचालकों द्वारा अधिक भाड़ा वसूली, चलिए इस पर फिर कभी चर्चा हो जाएगी, अभी बीपीएससी की तैयारी की चर्चा हो जाए। दीपक राज लिखते हैं इट्स प्राउड मोमेंट। डॉक्टर रिंकू अमर लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। अमृत अमरकांत राव लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। मिथिलेश बस एक पूछ रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। राकेश भाई प्लीज आस्क हिम व्हाट आर द चैलेंजेस ही हैज फेस्ड while preparing for mains examinations and mains exam and interview and how he has tackled these. मिथिलेश भाई पूछ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मेंस का सवाल है, मेंस में जो रणनीति थी मोर और लेस हमेशा से मेरी रणनीति सेम रही। और मेरे पास, मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में। तो मेरे पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। और जो भी मटेरियल्स थे वो मुझे इजीली अवेलेबल थे। और हालांकि जो लोग भी दूर हैं, अपने घरों में हैं, उनके लिए भी जब तक इंटरनेट का माध्यम उनके पास अवेलेबल है तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एटलीस्ट बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी में। और जो इनका दूसरा सवाल था कि इंटरव्यू में क्या आपको तकलीफ हुई, निश्चित रूप से इंटरव्यू मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2 बार मैं इंटरव्यू राउंड में मुझे कम मार्क्स मिले थे। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बैगेज था जिसको मैं कैरी कर रहा था हमेशा से, कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। मेंस में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू का स्कोर कम रहता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बन पाती है। तो इस बार मैंने इंटरव्यू पे भी जो अपने ग्रेजुएशंस के सब्जेक्ट थे, जो मेरे ऑप्शनल के सब्जेक्ट थे, मैंने उस पर बचे हुए दिनों में काफ़ी रिग्रेस टाइम दिया उनको, काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट किए। जो मेरे मित्र हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी चाहे बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं, मैं उन सबको यही कहता रहा कि तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते रहो, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और सो डैट कि, और इस चीज़ का मुझे इंटरव्यू में इतना अच्छा फ़ायदा हुआ कि मुझसे करीब 15 सवाल पूछे गए बोर्ड के द्वारा। 15 में से मुझे 13 सवाल मैं कंफर्टेबली उनको जवाब दिया। 2 सवाल नहीं आते थे मुझे, तो मैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांग लिया। और ये बहुत ऑब्वियस है, अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो आप माफ़ी मांगिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो इस बार कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास बहुत अप था कि इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और इसलिए कोई खास चैलेंजेस इसके अलावा मेरे साथ नहीं आया। हमें लगता है संयम जी, एक बात जो आती है, जैसा आपने कहा कि जिन सवालों के जवाब आप नहीं जानते हैं उन्हें सीधी तौर पर माफ़ी मांग लिया जाए। उसमें कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ जो है चाहते हैं क्या कि हर एक सवाल का जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी होता है इंटरव्यू, एक जो कॉमनली जो एक चर्चा होती है। और ऐसे में क्या होता है कि किसी सवाल का जवाब अगर कोई छात्र नहीं जान रहा है फिर भी वो कुछ जवाब देने का प्रयास करता है, तो हमें लगता है ये शायद निगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि सामने एक्सपर्ट बैठे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं उनके पास, वो रिटायर्ड पर्सन है, 60 साल से अधिक आयु के हैं, और उनके पास जो एक तजुर्बा है ब्यूरोक्रेसी में, उनके पास एक लंबा तजुर्बा है, काफ़ी ज्ञानवान लोग वहाँ बैठे हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है। तो अगर हम एक युवा होने के नाते, मेरे अंदर थोड़ी भी अगर ब्लफ की टेंडेंसी है, तो कहीं ना कहीं हम समाज के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे उसके बाद भी। तो अगर हमें, हर इंसान है, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है, किसी इंसान को हर चीज़ें मालूम नहीं होती है। तो अगर हम विनम्रपूर्वक या कह लें कि नहीं मुझे ये सवाल नहीं आता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। और इनफैक्ट मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ मेरे मित्रों के, जिन्होंने यूपीएससी की इंटरव्यू दिया है और उन्होंने लगातार 12 सवाल में माफ़ी मांगी है, और इंटरव्यू बोर्ड ने उन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स से नवाजा भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आपके पर्सनैलिटी का द्योतक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सॉरी बोलने में। और हमारे दैनिक जीवन में भी ये आदत अगर हम डाल लें कि हम निश्चित रूप से किसी को भी ऐसी सलाह ना दें जिसके पीछे हम अच्छे से, उसके बारे में हमें बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है। हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि माफ़ी चाहते हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है। जी देखिए, 15-20 सवालों में से जैसा बता रहे हैं कि 12 सवालों में भी जिन्होंने लगातार माफ़ी मांगी वो नहीं जानते थे, उनका भी इंटरव्यू में मार्क्स उनके अच्छे मार्क्स आए। दरअसल हमें लगता है कि ये भी बात होती है कि आपके बाकी चीज़ को, आपके मेरिट को उन्होंने तो मेंस परीक्षा में देख लिया है, बिल्कुल, कि लिखित में कितनी जानकारी है आपके पास, वो देख चुका है। एक प्रेजेंटेशन, एक जो है आपका जो व्यक्तित्व है, ये उसे देखने का ये एक
इंटरव्यू होता है कि आपकी किसी भी बात पर सोच कैसी है वो। जी बिल्कुल, नाम ही एग्ज़ाम का इंटरव्यू हम लोग इनफॉर्मल वे में कह लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट ही जी है वो। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमें लगता है कि उसमें ईमानदार होने की जरूरत है। बिल्कुल 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 ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी चाहिए। आ, एक बात जो अक्सर आती है अधिकांश के जेहन में कि लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, इस परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सैकड़ों का ही होता है। तो आखिर बाकी जो लाखों का जो रिजेक्शन हो जाता है, मतलब जी। कई लाख का, तो आखिर ये फर्क क्या है दोनों में? या फिर एक चुने गए छात्र में जो सफल हुए उनमें क्या फर्क था, और बाकी जो पीछे रह गए उस दौर में उनमें क्या कमी रह गई? क्या इसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी या कोई ऐसी चीज है जो कि मतलब आपको जो है वो सफलता की रेस में आगे ले जाती है? तो ऐसी कोई जी क्या तरीका होना जी चाहिए? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत जो है वो आप फॉरमोस्ट रीज़न है कि जो इसमें ये एक रेस है और इसमें काफ़ी लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और जो लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मतलब हार्ड लेबर हार्ड एकदम। लेबर, और जी उसका परिणाम उतना अच्छा जी होगा। बट अब समय के हिसाब से सिर्फ हार्ड लेबर अगेन कंप्लीट चीज़ नहीं है। हार्ड लेबर के साथ हम कितने स्मार्टली उस काम को कर रहे हैं। अगर हम स्मार्टली उस काम को नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम 12 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, अगेन वो किसी काम का नहीं है। तो ये एक तरह का है कि हमें ब्यूरोक्रेसी में उनका भी एक तरीका है कि हम स्मार्ट लोगों को अपने ब्यूरोक्रेसी में लें, जो कि नए तकनीक के साथ नए चैलेंजेस को डील कर पाएँ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस चीज़ को अपने पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं इनकलकेट करना होगा कि हम नई तकनीक से जुड़ने के लिए और स्मार्ट स्टडी कर पाएँ। और निश्चित रूप से इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो किसी न किसी रूप में कमज़ोर है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन भी मित्रों का सिलेक्शन किसी भी कारणवश रुका है वो कहीं से भी आप किसी रूप में कमज़ोर नहीं है। कुछ आपकी मेहनत है, कुछ कई बार लक जो है अगेन कुछ ना कुछ एक फैक्टर होता है। तो आप विश्वास बनाए रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए और नई चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए और उसको टैकल करने का अपना एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। जी। एक चलिए हम कुछ टिप्पणियां ले लें पहले, और उसके बाद फिर हम एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस मुद्दे पर संयम राज की क्या टिप्पणी है, कैसा सोचते हैं इस पर। जी, कुमार राहुल लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। तवरेज आलम लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। दिलखुश कुमार लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। अमर कुमार कांग्रेचुलेशंस भैया। डेविड यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई हो भाई। सुमन सौरभ लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। राजीव कुमार कांग्रेचुलेशंस। रविंद्र कुमार कांग्रेचुलेशंस। डॉक्टर नवनीत रंजन यादव कांग्रेचुलेशंस। मिथिलेश वत्स कह रहे हैं संयम जी, आर देयर एनी स्पेसिफिक पॉलिसीज, इश्यूज और रिफॉर्म्स इन बिहार that you are particularly passionate about or interested in working on in your department? ये किनका सवाल है? ये मिथिलेश वत्स का है। मिथिलेश वत्स से चूंकि सवाल ये बार बार इसलिए भी पूछ रहे हैं कि मिथिलेश वत्स पटना में एक बेहतरीन कोचिंग संस्था भी चला रहे हैं और फिर एक अच्छे छात्र भी इंग्लिश और फिर अंग्रेजी और ये इकोनॉमिक्स के भी ये ज्ञाता रहे हैं, और इसीलिए ये जो है थोड़ी अपने छात्रों को भी मोटिवेट करने के लिए जो है कुछ चीज़ और भी। जी मिथिलेश जी, जैसा कि आपका सवाल है कि मेरा जो भी सर्विस मुझे एलोकेट हुई है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो कहीं ना कहीं इसमें वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा आती है मुझे इस पर ही फोकस्ड होकर काम करना है। और हमेशा से जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, विकलांग हों, जो भी किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, अगर मैं उनको किसी भी तरह का जस्टिस दिला पाता हूं तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का बात होगा। और मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इस सर्विस को के साथ एक न्याय कर रहा हूं। तो हमेशा से वेलफेयर स्कीम्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन वो उस तक पहुंचना चाहिए। यही मेरा अभी तक तो मूल उद्देश्य यही है। बाकी सर्विस में जाने के बाद जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। जी, एक जो अहम सवाल आता है अपने इलाके में या फिर पहले से भी, हालांकि अब तो अधिकांश लोग जो हैं वो अधिकांश छात्र कोचिंग लेने लगे हैं, हम
आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग ली थी या नहीं, और फिर कोचिंग का कितना महत्व है, क्या बिना कोचिंग के सफलता हासिल की जा सकती है? ये 2-3 सवाल हम एक साथ ही ले रहे हैं जी कि आपने ली थी कि नहीं पहले। जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोई भी कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ों का एक बेटर आइडिया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ले लिया। तो सब्जेक्ट चेंज करने के कारण मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ज़रूर ली थी, लेकिन जनरल स्टडीज़ का मैंने बिल्कुल भी कहीं कोचिंग नहीं लिया। और मेरी सलाह भी ये है कि कोचिंग आपकी हेल्प किसी रूप में नहीं कर सकती है। अगर हम ये मानकर चलें कि कोचिंग जो है आपको एक गाइडेंस देगी, अभी सोशल मीडिया के दौर में और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे हर इंसान के पास ये अवेलेबिलिटी है कि आपको क्या पढ़ना है। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ कि आप सिलेबस को पकड़ लो और उसको जो कहते हैं कि राह पकड़ लो एक चलाचल, तो उसी रास्ते पे आपको चलना है सिलेबस को। और सेल्फ स्टडी जो है, आप कितनी भी कोचिंग ले लेंगे, मैं बहुत ज़्यादा कोचिंग के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कितनी भी ज़्यादा कोचिंग आप ले लो, आपको सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा 8 से 10 घंटे की। तो मैं तो उस पर बिल्कुल रिलाई करूँगा और आपसे भी यही उम्मीद करूँगा। हालांकि एक बात जो यहाँ एक बात आती है, जैसा संयम राज भी कह रहे हैं, और आप जब देखेंगे अधिकांश लोगों का कहना है कि अधिकांश कोचिंग पहले वो बिजनेस जो है इंस्टीट्यूशन पहले हैं, एजुकेशन बाद में है। और अक्सर ये भी होता है कभी कभी जब किसी बड़े का आईआईटी या फिर यूपीएससी के जब परिणाम घोषित होते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक कोचिंग वाले ने जो टॉप है, जो सेकेंड टॉपर है, हर एक कोचिंग वाले ने उसे अपना छात्र दिखा करके प्रोजेक्ट किया है वो। तो पता नहीं वो छात्र जो भी compete कर रहा है वो कितने जगह कोचिंग किया हुआ है, कैसे। तो एक जो है ये स्टूडेंट को जो अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर फंसाने का भी एक जो है एक तरीका बहुत जगह है। कोचिंग के महत्व को पूरी तरह से इनकार भले नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि सेल्फ स्टडी और अभी के समय में आपको बहुत सारे रास्ते इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। इसी पर हम एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मधेपुरा जैसा इलाका काफी जो है, यहाँ अक्सर छात्रों के मन में भी एक संशय की स्थिति होती है, अभिभावकों में भी ये बात होती है कि मधेपुरा में, और खास करके जब दूसरे अभिभावक ये चीज कह देते हैं किसी को कि अच्छा मधेपुरा में ही तैयारी कर रहा है, हम तो कोटा भेजे, हम तो दिल्ली भेजे, हम तो अमेरिका भेजे, हम तो इंग्लैंड में, कहने का मतलब तो यहाँ पर ये अभिभावक भी थोड़ा सा हमें लगता है कि हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा यहीं तैयारी कर रहा है। तो मधेपुरा जैसे इलाके से बीपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है कि नहीं, और सफलता अर्जित की जा सकती है मधेपुरा जैसे इलाके में रह करके? जी, अगेन मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जिनको भी ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाया तो मेरा बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, आप पे इस भ्रम से बिल्कुल दूर रहें। मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि आज के युग में अगर आपके पास इंटरनेट माध्यम है तो आप किसी भी सुदूर इलाके, चाहे मधेपुरा हो या मधेपुरा के जो सुदूर गांव के इलाके हैं, आप वहां से रह करके भी, और इसके कई उदाहरण भी हैं। मैं दिल्ली में था, एक संयोग था, लेकिन क्या जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या उनको ये अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए? क्या उनको हक नहीं है सिविल सर्विसेज में आने का? तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ कि आप किसी भी कोने में मधेपुरा में हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट का माध्यम है, सिलेबस है, तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें बिल्कुल कैपेबल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस भ्रम में और बच्चों के ऊपर ये ऐसे दबाव ना डालें कि बाहर जा कर के ही बहुत अच्छा किया जा सकता है। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। आप जहाँ हैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मतलब कि यही है, संयम राज का भी कहना यही है कि मधेपुरा जैसे इलाके में भी रह करके सफलता अर्जित की जा सकती है। और ये सिर्फ कहना नहीं है बल्कि कुछ छात्रों ने ये दिखाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल के रिजल्ट में या उससे पहले साल के रिजल्ट में, या फिर बाकी परीक्षाओं में भी, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईआईटी जैसी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं हो, या कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी जैसे, इसमें मधेपुरा जैसे इलाके में रह करके सफलता अर्जित कर रहे हैं हमारे इलाके के लोग। तो इसलिए आप क्षेत्र पर मत जाएं कि बड़े शहर में जाकर के रहेंगे तभी हम तैयारी कर पाएंगे, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। इसमें चलिए हम कुछ टिप्पणियां ले लेते हैं। शिवानी प्रिया लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
अमन प्रकाश लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। चंदन भाई यादव लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। राहुल कुमार शाह लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबलू कुमार लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। शंभू प्रसाद दास कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। शशि कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिवानंद यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। महेंद्र कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। मौसम चलिए, विभूति कुमार बहुत बहुत बधाई हो भैया। आदित्य राज मंडल कॉन्ग्रेचुलेशंस। रत्नेश यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। विनोद कुमार यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। अंकित भारद्वाज लिखते हैं ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मैंने बताया जैसा कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल International रिलेशन, Studies। वो हमारा ऑप्शनल था। जी चलिए, और भी टिप्पणियां आ रही हैं, चूंकि टिप्पणियों को समेटना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल भी हो जा रहा है। रोशन सिंगर लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई, जय मधेपुरा। आशीष राज लिखते हैं हमारे परिवार के लिए अद्भुत पल। सुरेश राठौर लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी चलिए, हम एक चीज जानना चाहेंगे, इतनी सारी बधाइयां आपको मिल रही हैं, इतने एक खुशी का पल हम जी, सबों बिल्कुल, के लिए, मधेपुरा के लिए आज का दिन, मतलब कल का दिन या अभी का जो ये समय चल रहा है, ये एक गर्व करने वाला दिन है कि यहाँ से बीपीएससी में इतनी अच्छी, और आरडीओ मतलब कि जिसे सामान्य भाषा में आप बीडीओ बोलते हैं, बीडीओ साहब बनने जा रहे हैं संयम राज जी। ये सफलता एक अद्भुत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफलता के पीछे कई लोग होंगे ही, निश्चित रूप से रहते ही हैं, तो आप सफलता का श्रेय किन लोगों को देना चाहेंगे? निश्चित रूप से माता पिता को पहला श्रेय जाता है कि उनका काफ़ी योगदान रहा। मेरे पिताजी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे, वो प्रखंड शिक्षा अधिकारी थे, और मेरी माता जो है वो गृहिणी है। तो इन लोगों ने बचपन से ही मुझे जिस तरह से शिक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत फोकस्ड रहे कि इधर उधर मैं ना भटकूं, पढ़ाई के लिए मैं काफ़ी सिंसियर रहूं, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो इन्होंने डिसिप्लिन और संस्कार जो डेवलप किया है, मैं बहुत दिल से अनुग्रहित हूँ उनके लिए। उसके अलावा जो हमारे समाज परिवार में जो लोग भी हैं, जैसे हमारे बहुत खास संतोष अंकल हैं जो LIC में कार्यरत हैं, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जर्नी में काफ़ी हर किसी न किसी मोड़ पे योगदान देते रहे हैं, तो बहुत दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। साथ में जब मैं तैयारी के क्रम में दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पर जो मेरे मित्र हैं जो तैयारी के साथ में, और काफ़ी लोग जो सेलेक्टेड है, वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली, मतलब कि हर लोगों की ये कोशिश थी कि कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो उनका जो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे सर्विसेज में हैं, उन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी वक्त निकाल करके मुझे गाइड करने का काम किया। तो मैं उन लोगों के लिए, एक लोगों नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता, सारे लोग हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मधेपुरा, जहाँ तक 5वीं तक मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, 6ठी से मैं विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोड़ा पूर्णिया चला गया। 5वीं तक यहाँ पर लोगों से जिस तरह से मिले, यहाँ के जो शिक्षक थे, गुरुजन थे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मधेपुरा की जनता जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरे इस जर्नी में योगदान दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी कुछ और टिप्पणियां आ रही हैं, लगातार टिप्पणियों का सिलसिला लगातार जारी है, और हमें लगता है कि ये दिखाता है कि आप किस तरह से जुड़े हैं, आप किस तरह से खुश हैं, आप किस तरह से मधेपुरा को लेकर के आप गौरवान्वित हो रहे हैं। संजय कुमार लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। SN सुमन लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। भूषण यादव लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिलखुश कुमार कहते हैं अब आने वाले टाइम में बिहार के मधेपुरा अब 1 नंबर पर होंगे। चलिए, हमारी भी यही इच्छा है। रत्नेश यादव कहते हैं मधेपुरा का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। भूषण यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। पूनम कुमारी लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद भी टिप्पणी बबीता यादव लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम इजाज़त लेने से पहले एक हम ये जानना चाहेंगे संयम राज से कि जो इस इलाके में या जो भी लाइव की पहुंच जिन तक है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। सफलता में निश्चित रूप से कई बार जब आप बड़े लक्ष्य के लिए जाते हैं और बड़ा गोल निर्धारित करते हैं अपने लिए, तो उस गोल को पाने के लिए में थोड़ा देर लगता है, बट हमें हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। हम किसी भी परिवेश से आते हैं, हमें इस बात को ध्यान रखना है, मेहनत के आगे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये बात बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे माता पिता का बैकग्राउंड क्या रहा है, किस रूप में है। हम अगर मेहनत करें और सही दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, तो हमें कहीं न कहीं सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मुझे भी ये चीज़, मैं भी कई पल ऐसे हुआ जब मैं लो फील किया, 2 प्रयास में इंटरव्यू तक जाने के बाद मेरा चयन नहीं हुआ। मेरे कई मित्र साथ में थे, उनका चयन हुआ, बट
अगेन मुझे कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा था कि अगर मैंने मेहनत किया है तो भगवान मुझे उस मंजिल तक ज़रूर ले जाएंगे। आप भी इसी उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए और समाज के साथ जो भी आपसे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है आप उनके साथ जुड़िए और उनकी हर संभव मदद कीजिए। मैं भी अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा कि मैं समाज के साथ जुड़ा रहूँ और हर उस आदमी तक पहुँचने का कोशिश करूँ जिनको मैं थोड़ा भी योगदान दे पाऊँ। बस मैं यही कहना जी, चाहूँगा। हम धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ हैं संयम राज। संयम राज जिन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरडीओ के पद पर अपने चयन को सुनिश्चित किया है। आरडीओ के पद के लिए ये चयनित हुए हैं और इनका आरडीओ की जो लिस्ट है उसमें इनका रैंक 53 है, ओवरऑल रैंक इनका 356 है। हम बताते चलें कि पिता राजकिशोर यादव अवकाश प्राप्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। एजुकेशन इनकी विद्या विहार पूर्णिया से 10th और उसके बाद ग्रेजुएशन इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। घर इनका वार्ड नंबर 20 गुलजार बाग मोहल्ला, यहाँ मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के हैं। और ये इनका तीसरा प्रयास था। देखिए, प्रयास के बारे में जैसा पहले भी और आप लोग जानते भी हैं, हम भी इस बात को कहते रहे हैं कि प्रयास में पहले प्रयास दूसरे प्रयास से निराश नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा हौसला बटोरने की आवश्यकता। वहाँ की कहाँ कमी रह गई, ये तीसरा। ये अलग बात है कि संयम राज ने हर एक प्रयास में, पहले प्रयास में भी अपने इंटरव्यू तक जी जो भी प्रयास में जो प्रयास उसमें इंटरव्यू तक गए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों की परीक्षा इन्होंने दी। और इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल था। अरसास से इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इससे इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपकी टिप्पणियों को हम लेते हैं और जो बची हुई टिप्पणियां हैं और फिर उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। ढेर सारी बातें इनसे हमने जाना और कैसे तैयारी करें। आप निश्चित रूप से लाइव में जो देर से जुड़े हुए हैं वो इसके बाद लाइव ख़त्म होने के बाद लाइव को बैक करके फिर से आप ज़रूर देखें और देखें कि किस पॉइंट पर इनका क्या विचार था। एक सफल जो होते हैं उनसे कुछ भी जानना वो बेहद अहम होता है सफलता के लिए। जी चलिए, अंतिम टिप्पणियां हम ले लेते हैं। राहुल कुमार शाह लिखते हैं, सर बीपीएससी के साथ वाला एसआई की तैयारी कर सकते हैं? एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या सब इंस्पेक्टर वाली तैयारी भी कर सकते हैं बीपीएससी संयुक्त सेवा के साथ में? जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है, मोर और लेस दोनों का एग्ज़ाम का नेचर और सिलेबस सेम है। तो आप बीपीएससी को मुख्य रूप से ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। साथ में अगर आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल होने लायक होंगे तो मुझे लगता है कि एसआई फिर इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। तो आप बीपीएससी को फोकस्ड करके पढ़िए, एसआई आपका स्वाभाविक रूप से निकलेगा। जी, रोजी कुमारी लिख रही हैं कांग्रेचुलेशंस। कृष्णा मुरारी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। और फिर और भी टिप्पणियां हैं। दिलखुश कुमार लिखते हैं, मेहनत जारी है, अभी कांस्टेबल के पद पर हासिल किए, आने वाले समय में एक न एक दिन हम भी मधेपुरा टाइम्स के लाइव में आएंगे। आपको दिलखुश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस भी पद पे चयनित हुए हैं आपको बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपकी तरह जो भी मधेपुरा के युवा हैं और जो भी छात्र हैं वो इसी तरह अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करते रहें और अपना जो योगदान है वो मधेपुरा के लिए और इस बिहार के लिए अपने आप को समर्पित करें। और आप निश्चित मधेपुरा लाइव पे आइए, हमें अच्छा लगेगा कि आप भी अगर यहाँ होंगे कभी तो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इससे पहले मधेपुरा टाइम्स के लाइव पर हमने देखा कि इस बार नीट की एक जो बच्ची आई थी उसका पिछले साल से सपना था कि हम compete कर दें और सबसे पहले compete करने के बाद हम मधेपुरा एमटी लाइव में हम जाएं। उसने यहाँ पर स्वीकार किया था। यहाँ पर हम इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी भेंट, हम चूँकि हमारे जो मधेपुरा का नाम रोशन करने वाले मधेपुरा टाइम्स के 14वें साल में हम जा रहे हैं। सबसे पुराना न्यूज़ पोर्टल, लोग कहते हैं कि ये पूरे बिहार का सबसे पुराना है। और हम एक छोटी सी भेंट देते हैं जो अपने घर में रखें। संयम राज, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने बहुमूल्य विचार यहाँ और फिर छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें आपने प्रेरित किया, उन्हें ढेर सारी जानकारियाँ दी। टिप्पणियाँ लगातार आ रही हैं, अब टिप्पणियों को हमें रोकना पड़ेगा। माधव कुमार लिखते हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया संयम राज आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो लगातार अंतिम तक इतनी बड़ी संख्या में हमसे जुड़े रहे। अपना ध्यान रखिएगा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।